हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो प्रतियोगिता दर्पण के अक्टूबर एडिशन के ऊपर है। तो हम यहाँ पर अक्टूबर माह की जो प्रतियोगिता दर्पण में जो भी करंट अफेयर दिया गया है उसकी यहाँ पर हम समरी डिस्कस कर रहे हैं। बस ये थोड़े से रैंडम ऑर्डर में है, लेकिन अगर आप थोड़ा शांति से सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली वो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसमें पहली जो न्यूज़ आती है वो संबंधित है स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित। इसके अंतर्गत आपको पता होगा कि भारत को खुले में शौच मुक्त करने का जो है एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपन डेफेकेशन फ्री मूवमेंट। तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया है भारत को खुले में शौच मुक्त करने का, वो रखा गया है वर्ष 2019 तक। कई बार क्वेश्चन उठता है कि वर्ष 2019 को ही क्यों लक्ष्य रखा गया, तक ही क्यों लक्ष्य रखा गया है। तो उसका कारण ये है कि जो जो वर्ष 2019 होगा वो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष होगा, इसलिए ये लक्ष्य 19 तक रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी भारत में रह रहे हैं, उनकी जो वीज़ा अवधि है उसको 2 वर्ष से बढ़ाकर अब 5 वर्ष कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ में गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन से संबंधित है। आप जानते हैं कि वहाँ पर जो पहले जो उसकी सीएम थी गुजरात की चीफ मिनिस्टर, वो आनंदीबेन थी। तो अब जो नए सीएम बने हैं वो बने हैं विजय रूपानी, और वहाँ के जो 22 चीफ मिनिस्टर हैं वो बने हैं नितिन पटेल। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ मणिपुर की इरोम शर्मिला से संबंधित है। आप जानते हैं कि इन्होंने जो अफसा नामक वहाँ पर जो एक आर्मी का रूल लगता है उसे हटाने के लिए हंगर स्ट्राइक की थी। तो ये उसी से संबंधित है। तो खास बात यह है कि इन्होंने जो हंगर स्ट्राइक की है उसकी अवधि जो है वो 16 साल है। तो इसीलिए इसीलिए ये जो हंगर स्ट्राइक का जो पीरियड है वो विश्व का सबसे लंबा पीरियड बन गया है। तो इस टाइप से उनका एक रिकॉर्ड बन गया है हंगर स्ट्राइक के लिए। अब आपको पता होगा कि इन्हें आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले कि आयरन आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से किसे जाना जाता है। बाकी आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से इंदिरा गांधी जी को जाना जाता है। और जो वर्ल्ड में जिसको आयरन लेडी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, मार्गरेट थ्रेचर, जो कि ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उन्हें जाना जाता है। और आपको पता भी होगा कि अभी ब्रिटेन में दूसरी एक महिला प्रधानमंत्री बन गई है, थोड़ा सा उसका नाम देख लीजिएगा। अब बात करते हैं भारत के रेलवे से संबंधित न्यूज़ है। इसमें इसमें भारतीय रेलवे ने अपना जो रेल गीत है उसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है 5 अगस्त 2016 को। आपको पता होगा इस रेलवे गीत के जो बोल है वो है भारत की रेल महान है और प्रकृति की पहचान है। इसके जो वर्ड है यानी कि इस गीत के जो रचनाकार है वो है सत्य प्रकाश। आपको ध्यान रखना है इनका नाम, वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और ख़ास बात यह है कि इस गीत को जो आवाज़ है वो दी है, सॉरी आवाज़ नहीं, यहाँ पे बात हो रही है जो संगीतबद्ध किया है वो श्रवण ने किया है। और और जो और इस बहुत ही सुंदर गीत को जो आवाज़ दी है वो आवाज़ दी है उदित नारायण साहब ने। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा इसको एक बार सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही सुंदर गीत है, भारत की रेल महान है और प्रकृति की पहचान है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो संबंधित है भारत में जो निर्माणाधीन जो फ्रांसीसी पनडुब्बी से संबंधित है। तो आपको पता होगा कि इन पनडुब्बी से संबंधित जो डाटा था वो लीक हो गया था। तो खास बात यह है कि जो स्कॉर्पियन पनडुब्बियाँ एक्चुअली बन रही थी, जो कि फ्रांस द्वारा बनाई जा रही थी या फ्रांस के सहयोग से बनाई जा रही थी, हमारे मुंबई के जो मझगांव डॉक लिमिटेड में इसका निर्माण हो रहा था। तो इसका जो डाटा है वो चोरी हो गया था। लेकिन इससे भी जो शर्मनाक बात यह है कि इसका जो खुलासा हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया के समाचार पत्र द ऑस्ट्रेलियन ने किया था, तब जाके मतलब हमें पता चला था। तो इस टाइप का है और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट न्यूज़ है पश्चिम बंगाल से संबंधित, कि आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल का नाम जो है अब बंगाल कर दिया गया है। तो इसके ऊपर है और कुछ नहीं। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि 2007 में उत्तरांचल का नाम भी उत्तराखंड कर दिया था, और 2011 में जो उड़ीसा है उसका नाम भी ओडिशा कर दिया गया था। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो है थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे है, कि आपको पता होगा कि जो म्यांमार के नए राष्ट्रपति बन गए हैं हतिन क्वाब। हतिन क्वाब
जो कि ऐसा बोला जाता है कि आंग सान सू जो हैं उनके ड्राइवर हैं। तो बात यह थी कि आंग सान सू क्यों नहीं बनी म्यांमार की राष्ट्रपति। तो कारण यह है कि वहाँ पर ऐसा नियम है, यदि कोई भी व्यक्ति जिसका परिवार का कोई भी फादर या पति या बेटा जो भी डॉटर जो भी है, अगर उसने विदेशी नागरिकता लेकर रखी है तो वो व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो इनकी एक्चुअली शायद बेटा है जिसकी फॉरेन नागरिकता है उसके पास, इसलिए। अब बात करते हैं कृषि उपज में अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य से संबंधित। तो आपको पता है होगा कि राइस यानी कि चावल में जो पहला नंबर है वो पश्चिम बंगाल का आता है, और यूपी का जो नंबर आता है वो फर्स्ट किस में है ये बता रहा हूँ। तो वो है फर्स्ट आलू में, ध्यान रखिए, गेहूं में और गन्ना में। इसमें यूपी का पहला नंबर है। और यदि अगर आप टोटल खाद्यान्न की बात करें तो इसमें यूपी का ही पहला नंबर है, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ का जो क्षेत्र है काफ़ी उपजाऊ है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर पहला है मक्का में, और तंबाकू में भी आंध्र प्रदेश ही पहला नंबर पे आता है। प्याज और मोटा अनाज में महाराष्ट्र का नंबर पहला है। सोयाबीन और दालें जो हैं उसमें मध्य प्रदेश का प्रथम नंबर है। गुजरात जो कि जहाँ पर काली मिट्टी अधिक पाई जाती है, उस वो जो है कपास में और मूंगफली के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। और पश्चिम बंगाल जो है जूट के लिए भी पहले स्थान पर है। राजस्थान में जो है सरसों और समस्त तिलहन की बात हो रही, अगर तिलहन की बात करते हैं तो समस्त तिलहन में राजस्थान का पहला नंबर है। कर्नाटक का जो पहला नंबर आता है सनफ्लावर के प्रोडक्शन में और रेशम के प्रोडक्शन में, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब फिर ये जो चर्चा हो रही है वो जीएसटी के ऊपर हो रही है। हालांकि हम जीएसटी के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा अक्टूबर का एडिशन है। तो मैंने जब दिसंबर का एडिशन बनाया था तो उसमें ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर क्या है कि जो जीएसटी है, मैंने आपको बताया था पास करने वाला जो पहला भाजपा शासित राज्य था वो तो असम था, लेकिन जो गैर भाजपा शासित राज्य है वो बिहार है। और आपको पता होगा कि जीएसटी का जो सुझाव है किस कमेटी ने दिया था, केलकर समिति ने दिया था, जो कि 2003 में बनी थी। और जीएसटी के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता होगा केंद्रीय जीएसटी समिति होगी, कमेटी होगी, और दूसरा एक स्टेट जीएसटी, और बीच में जो कुछ चीज़ें होंगी वो आईजीएसटी के अंतर्गत देखा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो है एसबीआई बैंक से संबंधित है। इसमें क्या हो रहा है कि जो एसबीआई के जो 5 सहयोगी बैंक जो हैं, यानी कि 5 जो एसोसिएट बैंक है और जो भारतीय महिला बैंक है, इनको पूर्णतः मर्ज कर एसबीआई में, मतलब एक एसबीआई बना दिया जाएगा। ये न्यूज़ ये इससे संबंधित है। तो यानी कि अब केवल एक ही बैंक रहेगा, वो जिसका नाम हम जानते हैं, जो कि एसबीआई है। तो यानी कि जो अलग अलग 5 एसोसिएट बैंक है वो, और ख़ास बात इसमें ये कि जो भारतीय महिला बैंक है जो कि पूर्णतः सरकार के स्वामित्व वाला बैंक है, यानी कि इसके जितने भी शेयर है वो पूर्णतः सरकार के पास है, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी, इसे भी एसबीआई में मर्ज कर दिया जा रहा है। हम देखते आ रहे हैं कि समय समय पर जो है बैंक के एसबीआई के जो दूसरे एसोसिएट बैंक हैं वो एसबीआई में मर्ज होते जा रहे थे, लेकिन इस बार ये बहुत बड़ा फैसला है कि एक साथ पूरे बैंकों को मर्ज कर रहा है, और साथ में भारतीय महिला बैंक को भी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो कौन से 5 बैंक है, सॉरी, जो एसोसिएट बैंक्स हैं। एक तो है एसबीआई हैदराबाद, एसबीआई पटियाला, एसबीआई मैसूर, एसबीआई ट्रावनकोर और एसबीआई बीकानेर एंड जयपुर। इसमें एक थोड़ा सा जीके का ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा बैंक जो है जो कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध है, यानी कि लिस्टेड है, तो वह है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ये शेयर बाजार में लिस्टेड है। तो ये थोड़ा सा काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी। इसके बाद जो इंडेक्स के ऊपर बात करते हैं वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, इसमें भारत की जो रैंक है 66 है आउट ऑफ 128 कंट्री में से। और पहला जो नंबर है इसमें वो है स्विट्ज़रलैंड का। इसका जो थीम थी वो है विनिंग द ग्लोबल इनोवेशन, और इसकी जो शुरुआत हुई है वो 2007 से शुरुआत हुई है इस इंडेक्स को देने की। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब हम कोई इंडेक्स पढ़ते हैं तो इसमें भारत की रैंकिंग जरूर ध्यान रखना है, और साथ में कि कौन इसे निकालता है। तो एक्चुअली ये जो निकाला जाता है वो तीन संस्थाओं के द्वारा निकाला जाता है।
एक है कार्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए, दूसरा है फ्रांस स्थित इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, जिसे इनसीड के नाम से भी जाना जाता है, INSEAD, फ्रांस स्थित इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल। और तीसरा जो इसका तीसरा जो मतलब जो संस्था है जो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के आकलन में मदद करती है, वो है यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ध्यान रखना है इसे। एक है कार्नेल यूनिवर्सिटी, दूसरा मैंने बताया फ्रांस स्थित इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, और यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें खास बात जो है देखा जाए तो जो चाइना का नंबर है इसमें 25 है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि चाइना जो है वो हमेशा नए नए तरह के प्रोडक्ट मार्केट में लाता है। तो वहाँ पर क्योंकि इनोवेशन बहुत 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 ज़्यादा हो रहा है आजकल। और एक बार मैंने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा था, तो वो यही बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री जो है उसकी जो जान है वो इनोवेशन ही है। और हम लोग भी देखते हैं हमारे यहाँ भी इंडियन मार्केट में भी जो नए नए तरीके के जो प्रोडक्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो जैसे अभी मच्छर मारने का ही रॉकेट ही ले लो, तो वो चाइना के ही डिज़ाइन होती है इसमें। तो इससे हमको समझ में आता है कि वहाँ पर कितना अधिक इनोवेशन हो रहा है। एक और न्यूज़ है जो चाइना से संबंधित है या फैक्ट है जो मैं बताना चाहता हूँ, कि चाइना जो है उसमें वर्ल्ड का सबसे अधिक रेयर अर्थ मेटल का रिजर्व है। रिजर्व जो मतलब रेयर अर्थ मेटल का जो रिजर्व सबसे ज़्यादा है वो चाइना के पास है। ये ऐसे मेटल होते हैं जिनका जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने में किया जाता है। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन एक बार एक्चुअली ये यूपीएससी में भी पूछा गया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, सरकार ने ट्रेड को आसान बनाने के लिए एक नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन कमेटी का गठन कर दिया है, ताकि जो ट्रेड जो हो भारत में वो काफ़ी आसान हो। उसमें खास बात यह है कि इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है प्रदीप कुमार सिन्हा को। इसका जो अध्यक्ष हैं वो प्रदीप कुमार सिन्हा जी को बनाया गया है। और इनके बारे में खास बात यह है कि ये भारत के कैबिनेट सचिव हैं, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। और ख़ास बात यह है कि ये जो ऐसा बुक में तो इसी तरीके से लिखा गया है कि जो नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन जो कमेटी होगी उसके जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा भारत का मतलब केंद्रीय सचिव यानी कि कैबिनेट सचिव ही होगा। तो आपको दो फैक्ट पता होगा कि कैबिनेट सचिव कौन है भारत का, और ये अभी नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन कमेटी के अध्यक्ष भी होंगे, प्रदीप कुमार सिन्हा जी। आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसका सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो यही होता है, कैबिनेट सचिव ही होता है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों बनाया गया है। तो एक्चुअली भारत ने जो WTO जो है मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ संपन्न हुए जो ट्रेड फैसिलिटेशन जो एग्रीमेंट था उसका अनुपालन करने के लिए इसे बनाया है। अब कुछ नियुक्तियों से संबंधित बात करते हैं। तो आपको पहले से ही पता है कि जो शेखर बसु है वो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं, तो इनके कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है। AK मित्तल को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष पुनर्नियुक्त किया गया है, AK मित्तल को। और जो डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला हैं, जो कि पहले की माइनॉरिटी की अध्यक्ष थी, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जो हैं उनकी जो अध्यक्ष थी, आयोग की अध्यक्ष थी, सॉरी। तो डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जो हैं, तो इनको अभी मणिपुर का राज्यपाल बना दिया गया है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। कुछ लोगों का इसके पीछे ऐसा तर्क है कि भाई शायद भाजपा जो है क्योंकि इनकी एज 75 हो चुकी है, तो शायद जो ज़्यादा एज के हो गए हैं उनको मतलब ज़्यादा इसी तरह के पोस्ट पर रखने लगी हैं आजकल, ऐसा कुछ है। तो अपन को उससे ज़्यादा इतना मतलब नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा बस कि काफ़ी फेमस महिला है डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। तो ये अब क्या है, मणिपुर की राज्यपाल बन गई है। तो आपको इससे एक चीज़ ध्यान रखना है कि अब जो माइनॉरिटी आयोग जो है, यानी अल्पसंख्यक आयोग जो है, उसके अभी अध्यक्ष कौन है इसका आप पता कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं खेल कूद से संबंधित। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार की जो आपको पता ही है कि इसकी जो है घोषणा हो चुकी है। तो ये किसे मिला है तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो आपको पता होगा कि ये पहला जो पुरस्कार मिला था, ये पहली बार वो विश्वनाथ आनंद को मिला था, जो कि अपने शतरंज से संबंधित है। तो इस बार ये जो पुरस्कार मिला है वो 4 लोगों को मिला है।
तो ये 4 लोगों में हैं पीवी सिंधु, जीतू जीतू राय ध्यान रखिए निशानेबाजी संबंधित है, दीपा कर्माकर और साक्षी मलिक। तो ये इन्हें मिला है। आपको पता होगा इसके तहत 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये पूछा जा सकता है एमपीपीएससी में। इसके बाद मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो 1985 से चालू हुआ था और इस बार जो है वो 6 लोगों को मिला है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा खास बात और बता दूं कि भाई ये जो पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार है, द्रोणाचार्य, राजीव गांधी, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तो ये कौन देता है? तो ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट और भारत सरकार के द्वारा। दो कौन कौन देता है, मतलब भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है आपको पता होगा ये कोच को दिया जाता है। तो इस बार ये 6 लोगों को मिला है। तो एक तो है श्री विश्वेश्वर नंदी जो कि जिम्नास्टिक से संबंधित है और शायद, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद ये दीपा कर्माकर के कोच हैं। फिर दूसरा मिला है नागपुरी नरेश, इनको मिला है एथलेटिक्स के लिए। राजकुमार शर्मा जी जो हैं उनको क्रिकेट के लिए, और एस प्रदीप कुमार को तैराकी के लिए, और महावीर सिंह जो है उनको कुश्ती के लिए दिया गया है। तो आपको कुश्ती वाला तो याद रहेगा क्योंकि महावीर सिंह दंगल मूवी बनी है, तो उन्हें आमिर खान ने महावीर सिंह जी का रोल किया है, महावीर सिंह फोगट का रोल किया है। तो महावीर सिंह जो है उनको मिला है कुश्ती के लिए। और एक है सागरमल घायल, तो इन्हें मिला है मुक्केबाजी के लिए। तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार की हम बात कर लिए हैं। अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार जो 2016 का जो मिला है वो 15 लोगों को मिला है। तो अब पूरे 15 लोगों के नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ खास कार्ड जो मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं। और यदि अर्जुन पुरस्कार के सेंस में ना पूछे तो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इनका संबंध किस खेल से है, इस सेंस में भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला तो आप जो सबसे खास है अजिंक रहाणे, जो कि जिन्हें क्रिकेट के लिए मिला है। फिर शिव थापा जो कि जिन्हें ये मुक्केबाजी के लिए मिला है। और सबसे खास इन्हें याद रखना है आपको सौरभ कोठारी को ये मिला है बिलियर्ड्स एवं स्नूकर के लिए, सौरभ कोठारी। सुब्रत पाल को मिला है ये फुटबॉल के लिए, मतलब ये फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं सब। श्री रजत चौहान ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। और सुश्री जो महिला को भी मिला है, तो कुछ महिला खिलाड़ी भी हैं, तो इनको विशेष तौर पर याद रखना चाहिए कि हो सकता है इनसे पूछ ले। तो सुश्री ललिता बाबर ये एथलेटिक्स के लिए इनको मिला है। और सुश्री अपूर्वी चंदेला इन्हें मिला है निशानेबाजी के लिए। और एक इनमें से केवल एक व्यक्ति हैं जो कि पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं, यानी कि दिव्यांग हैं, वो है संदीप सिंह मान। तो इन्हें भी विशेष तौर पर ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये लिस्ट में थोड़े अलग हैं, तो इन्हें थोड़ा ध्यान रखिए। पैरा एथलेटिक्स के लिए संदीप सिंह मान जी को मिला है। कभी कभी मैं कहता हूँ कि अगर टाइम हो तो थोड़ा सा ये जो भी खिलाड़ी हैं इनका अगर कहीं से आप इमेज या वीडियो देख सकते हैं तो थोड़ा यूट्यूब में ज़रूर देखें। इससे आपको थोड़ा सा इन्हें याद करने में भी आसानी होती है और थोड़ा हमको इनके साथ थोड़ा फेमिलियर होते हैं। क्योंकि आज भारत में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम केवल क्रिकेट के खिलाड़ियों को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो दूसरे खिलाड़ी हैं अगर वो हमारे बगल से भी गुजर जाए तो हम उनको उनको तो हम पहचानेंगे ही नहीं। तो थोड़ा सा अगर हो तो टाइम जरूर देखें। अब बात करते हैं इंडिया ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में। तो ध्यानचंद पुरस्कार 2016 जो है ये कुछ लोगों को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट लाइफ टाइम अवार्ड है, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स में दिया जाता है। तो ये मिला है पहला तो सुश्री सत्ती गीता को जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है। और एक दूसरे साहब है सिल्वानुस डुंगडुंग जो कि हॉकी से संबंधित है। और जो तीसरा मिला है वो मिला है राजेंद्र प्रहलाद सैल के जो कि नौकायान से संबंधित है। और मैंने आपको बताया कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है, जो कि 2002 में स्टार्ट हुआ था।
इसके बाद नेक्स्ट अवार्ड है, ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट बस थोड़ा जान लीजिए। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार। आप जानते हैं कि जो सर एडमंड हिलेरी जो हैं, उनके साथ जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे तेंजिंग नार्गे, जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट यानी कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है वहाँ पर उसे फतह की थी। तो इन्हीं की याद में ये तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार दिया जाता है। और ख़ास बात यह है कि ये पुरस्कार जो है अर्जुन पुरस्कार के बराबर ही महत्व रखता है और इसमें भी 5 लाख की राशि दी जाती है। और ये जो पुरस्कार है वो एडवेंचर के क्षेत्र में तो दिया जाता है, लेकिन इसमें तीनों टाइप के एडवेंचर शामिल है। यदि आप हवा में कोई एडवेंचर करते हैं, वाटर में यानी कि सी में, और या धरती पर जो एडवेंचर करते हैं, तो ये तीनों कैटेगरी में दिया जाता है। एक थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं कि तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी जो हैं वो 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे और ये इनका दूसरा प्रयास था। अब ये न्यूज़ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ है। तो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2014 और 15 का जो मिला है, कुछ राज्यों को मिला है। तो इसमें जो एक्चुअली ये पुरस्कार मिलता है पर्यटन के समग्र विकास के लिए दिया जाता है। तो इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें मध्य प्रदेश का जो है पहला नंबर है। तो पहला नंबर है इसमें मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान आया है गुजरात का और तीसरा स्थान है कर्नाटक का। पहला मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक। तो मध्य प्रदेश का तो मैंने आपको बताया मिल गया है। तो इसमें जो मध्य प्रदेश को जो मिला है सर्वश्रेष्ठ रखरखाव के लिए मिला है अमरकंटक स्मारक, मतलब सर्वश्रेष्ठ रखरखाव का जो पुरस्कार दिया गया है, मतलब कौन सी ऐसी स्मारक है या कौन सा ऐसा स्थान है टूरिज्म का, तो वो मिला है अमरकंटक स्मारक को, जो कि हमें पता है मध्य प्रदेश में स्थित है। और सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज जो सिटी का जो अवार्ड दिया गया है इसके तहत, वो वारंगल शहर को दिया गया है, वो तेलंगाना में स्थित है। और सबसे टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन का जो पुरस्कार है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर स्टेशन को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माण मित्र राज्य जो है वो गुजरात, उसका जो पुरस्कार है गुजरात को दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ फेमस व्यक्तियों की। तो पहले तो आते हैं एन रामचंद्रन इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि पहली बात तो ये है कि भारतीय ओलंपिक संघ के ये अध्यक्ष हैं और दूसरी बात इन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आते हैं सुभा मुदगल जो हैं उन्हें राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2016 दिया गया है और जो कि शास्त्रीय संगीत की गायिका है। सुभा मुदगल जो हैं, अगर आप यूट्यूब में कभी इनके वीडियो मैंने सुना है इनके जो म्यूज़िक के, तो मुझे तो ये बहुत ही शानदार लगे हैं और मैं इसलिए आपको रिकमेंडेड भी करूँगा कि अगर समय हो तो एक बार ज़रूर इन्हें सुने, आप इनके रियली फ़ैन हो जाएंगे। और इसके बाद जो है यश भारती सम्मान, ये मिला है विशाल भारद्वाज को। आप जानते हैं कि जो यश भारती सम्मान है वो यूपी सरकार का यानी उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा सम्मान है, जो मिला है विशाल भारद्वाज को। और भारत भारती पुरस्कार ये मिला है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को। तो थोड़ा सा ऐसे याद रखिए। और जो 8 अगस्त 2016 को जो दिन था 8 अगस्त 2016, उसे अर्थ ओवरशूट डे के रूप में बनाया गया था। इस दिन के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं तो इंटरनेट में सर्च मार सकते हैं कि क्यों बनाया जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात, 8 अगस्त 2016 अर्थ ओवरशूट डे के रूप में बनाया जाता है। अब बात करते हैं खेलकूद से संबंधित। तो महेंद्र सिंह धोनी जो हैं सर्वाधिक मैचों में कप्तानी करने का जो है विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। इन्होंने 324 मैच में कप्तानी की है, जो कि विश्व का सर्वाधिक, मतलब किसी ऐसा कोई कप्तान है जिसने इतने मैचों में क्या है कप्तानी की है। तो ये तो 324 मैच जो हैं इसमें क्रिकेट मतलब टेस्ट मैच और वनडे दोनों को मिलाकर ये संख्या है 324। तो इसमें 60 मैच जो हैं वो टेस्ट के हैं और 194 जो मैच हैं वो एक्चुअली उसके हैं, 294 जो हैं वो एक दिवसीय क्रिकेट से संबंधित है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ये है हमारा ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक।
जो कि रियो डी जिनारियो में हुआ था और जो कि 31वां ओलंपिक था। और सबसे खास बात यह है कि ये मतलब रियो डी जिनारी यानी कि ब्राज़ील में हुआ था। और ये ब्राज़ील जो है वो एकमात्र देश है किसकी दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, जिसने पहली बार ओलंपिक की क्या की है, मेजबानी की है। अब इसमें खास बात यह है कि इसमें 11,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और यूएसए जो है इसमें लगातार 6वीं बार पदक तालिका पर शीर्ष पर रहा है। इसमें 28 खेल हुए हैं, ध्यान रखना, इसमें 28 खेलों की 42 जो विधाएं हैं उनमें भाग लिया गया था। और ख़ास बात यह है कि इसमें 2 नए खेल जो है इस बार जोड़े गए थे। पहला एक खेल है रग्बी 7 और दूसरा खेल था गोल्फ। इन दोनों को इस बार इसमें शामिल किया गया था, यानी कि पहले जो हैं 26 खेल खेले जाते थे, इस बार हो गए हैं 28 खेल। और अगले बार कुछ लगभग शायद 4 या 5 खेल जो हैं और जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट है कि इस बार रग्बी और गोल्फ को शामिल किया गया था। इसमें एक फैक्ट और है कि हालांकि ऐसा नहीं है कि गोल्फ इसमें पहली बार खेला, मतलब पहली बार ही इसमें ज्वाइन हुआ है। ये बहुत पहले ओलंपिक का पार्ट था, खेलों का पार्ट था, लेकिन इसे बीच में बंद कर दिया गया था, जो इस बार इसे चालू कर दिया गया। 2 कंट्री है जिन्होंने पहली बार इसमें भाग लिया है, वो है कोसोवो और दक्षिण सूडान। कोसोवो और दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान की बात हुई है तो थोड़ा सा एक फैक्ट बता देता हूँ कि आपको पता होगा कि अभी एक बचाव कार्यक्रम हुआ था, संकट मोचन। तो ये जो बचाव कार्यक्रम था, मतलब जो बचाव अभियान था, सॉरी, तो ये बचाव अभियान दक्षिण सूडान में ही किया गया था, जिसमें हमारे देश के जो रक्षा मंत्री थे उस समय वीके सिंह, वो भी शामिल हुए थे। और जो वहाँ फंसे हुए भारतीय थे उनको निकाला गया था वहाँ। कुवैत को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से निलंबित कर दिया गया है। अब आपको पता होगा कि जब भी ओलंपिक शुरू होता है तो एक मार्च पास्ट होती है जिसमें सभी खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो एक्चुअली ये मार्च पास्ट में जो नंबर होता है, मार्च पास्ट में जो खिलाड़ियों का खड़े होने का या भाग लेने का जो नंबर होता है, वो पुर्तगाली वर्णमाला के हिसाब से सेट होता है। तो इसमें भारत का जो नंबर था 95 था। इसका जो उद्घाटन समारोह में जो मार्च पास्ट में जो भारतीय दल का जो ध्वजवाहक जो थे, मतलब जो व्यक्ति झंडा लेके चलता है भारत का, वो थे अभिनव बिंद्रा। और इस ओलंपिक का जो शुभंकर था वो था विंसियस। विंसियस एक्चुअली क्या है, एक कोई जानवर नहीं है। ये जो ब्राज़ील में अलग अलग टाइप के जो जानवर पाए जाते हैं उसको तो अलग अलग जानवर की कुछ प्रॉपर्टी लेकर एक जानवर बना दिया गया था, तो इस टाइप से था वो विंसियस। और सबसे खास बात, माइकल फेल्प्स, जो कि गोल्डन शार्क के नाम से जाने जाते हैं, जो कि अमेरिका के तैराक हैं, उन्होंने इसमें सबसे सर्वाधिक गोल्ड पदक जीते हैं। मतलब यहाँ पर तो 5 गोल्ड इन्होंने जीते हैं रियो में और 1 सिल्वर मेडल जीता है। तो इस तरह इन्होंने टोटल 6 मेडल यहाँ पे जीते हैं, जो कि सर्वाधिक हैं किसी पर्सनल खिलाड़ी के लिए। और माइकल फेल्प्स का ही एक रिकॉर्ड है अब तक का सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का इसमें ओलंपिक के इतिहास में। तो इन्होंने टोटल 28 पदक जीते हैं, जिसमें 23 गोल्ड हैं और 3 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। अब बात करते हैं हुसैन बोल्ट की। तो इन्होंने इस बार भी इनकी गोल्डन हैट्रिक बना ली है। यानी लगातार ये 3 ओलंपिक में 3 स्पर्धाओं में इन्होंने कंटिन्यूसली गोल्ड मेडल जीता है। रियो में जो कि फुटबॉल की बात करते हैं, तो फुटबॉल आप जानते हैं कि ओलंपिक का ही भाग है, ओलंपिक के खेल का भाग है। तो इसमें जो पुरुष की जो टीम थी यानी कि ब्राज़ील, वो उसमें जीती थी। और महिला की टीम, फुटबॉल टीम में जर्मनी ने ओलंपिक जीता है। हॉकी में पुरुषों की टीम में अर्जेंटीना ने ओलंपिक जीता और महिला में ब्रिटेन ने। तो ध्यान रखिए, फुटबॉल में किसने ओलंपिक जीता था? ब्राज़ील ने पुरुषों की टीम में, और महिला टीम में जर्मनी ने। और हॉकी में अर्जेंटीना ने बाजी मार ली है। और मैंने आपको बताया था कि फीफा की जो रैंकिंग है उसमें फर्स्ट रैंक में जो पुरुषों की जो फर्स्ट रैंक है, हाँ, वो फुटबॉल की, उसमें अर्जेंटीना का पहला नंबर है। ठीक है, लेकिन वो इधर ओलंपिक में नहीं जीत पाई थी, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन वो उन्होंने अपनी जो कमी थी वो हॉकी में निकाल ली। बैडमिंटन की बात करें तो आपको हमें पता ही है, क्योंकि हमारे यहाँ से इसमें रजत पदक आया है, पीवी सिंधु ने जिताया है। और जो कि मतलब गोल्ड मेडल जो बैडमिंटन का जीता था, स्पेन की जो खिलाड़ी हैं मारिन कैरोलिना, उन्होंने जीता था। इसमें भारत का जो प्रदर्शन रहा है
उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा है देखा जाए तो, कि इन्होंने भारत ने इसमें 2 मेडल जीता और भारत की तरफ से इसमें 118 खिलाड़ी शामिल हुए थे। तो एक तो आपको पता ही है रजत जीता है और एक कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रकार भारत ने इसमें 2 मेडल जीते। और जो रजत पदक है वो पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता, और कांस्य पदक जो जीता है वो साक्षी मलिक ने 58 केजी की कुश्ती जो होती है उसमें इन्होंने जीता है। साक्षी मलिक जो हैं वो रोहतक हरियाणा की हैं। एक खास बात और ये है कि अभी तक जो है भारत की 5 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने ओलंपिक के इतिहास में कोई भी पदक जीता है। तो पहली वुमेन जो थी वो कर्ण मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता था। दूसरी महिला थी मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, पीवी सिंधु व साक्षी मलिक। इनमें सबसे खास बात यह है कि जो पीवी सिंधु है वो सबसे युवा महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक के इतिहास में कोई मेडल जीता है। इनकी एज ज़्यादा नहीं है शायद, मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन देख लीजिए 18-19 साल की हैं शायद। और पहली सिल्वर जीतने वाली महिला भी हैं। अब खास बात यह है कि इस ओलंपिक में भारत का जो स्थान था वो 67वां स्थान रहा है पदक तालिका में, 67। और और जो साक्षी मलिक जो हैं वो कुश्ती में कोई भी पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। और साक्षी मलिक जो हैं आपको पता ही होगा कि अगरतला त्रिपुरा की हैं। और ये 22 वर्षीय हैं। और दीपा कर्मिक मतलब एक फैक्ट है इनके ऊपर कि 22 वर्षीय दीपा कार्माकार ने अत्यधिक खतरनाक ऐसा ये जो जिम्नास्टिक में एक स्टंट होता है जिसको बोलते हैं प्रोद नोवा वाल्ट, जो कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है जो कर्तव्य है, उसे सफलतापूर्वक संपन्न करने वाली विश्व की ये 5वीं महिला बन गई है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।